है ना। भाई साहब का नाम है ली चैटलियर्स। ये साहब क्या बताए हैं वो समझिएगा। ये बताए कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। कोई रिएक्शन कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम पे। मतलब आप समझ ही रहे हो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बैकवर्ड रिएक्शन है। जितना रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतने ही रेट से या उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये भाई साहब कहते हैं कि यदि कोई भी इक्विलिब्रियम डिटरमाइनिंग फैक्टर, यानी इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कौन करता है? ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन और डी का कंसंट्रेशन। केसी में देखा था, केपी में देखा था पार्शियल प्रेशर। कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है। यानी ये सब टर्म जो है कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब इक्विलिब्रियम डिटरमाइनिंग फैक्टर कहा जाएगा। यदि किसी को भी आप चेंज कर देते हो तब का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और कब तक डिस्टर्ब रहेगा? जब तक फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाए। यानी जैसा चेंज आप करोगे उस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड वेरी करने लगेगा। यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। और ये बढ़ा हुआ रेट तब तक रहेगा जब तक फिर से दोनों बराबर नहीं हो जाए। तो कोई भी टर्म, प्रेशर, वॉल्यूम, कोई भी चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, जब तक कि ये रिएक्शन आपके द्वारा किया गया चेंज को नलीफाई न कर दे। आपके द्वारा किया गया चेंज को क्या कर देगा? ये खुद ही से नलीफाई कर देगा, अंडू कर देगा, खुद ही से अंडू कर देगा। तो अब इसी प्रिंसिपल को लिख देना है। when any equilibrium governing factor like concentration, pressure, volume, temperature change occurs at equilibrium, then equilibrium of the reaction get disturbed until the reaction undo or nullify the changes occurs. When any equilibrium governing factor like concentration, pressure, volume, temperature changes occurs at equilibrium, then equilibrium of the reaction get disturbed until the reaction undo or nullify the changes occurs. जो भी आपके द्वारा किया गया चेंज है उसको जब तक वो नलीफाई नहीं कर दे,
अंडू ना कर दे, कैंसिल नहीं बोलना है खाली, है ना। बच्चा सब कैंसिल बोल देता है, कैंसिल नहीं बोलना है। अंडू और नलीफाई का मतलब अलग होता है। जैसे हम अभी लाइन खींचे, अंडू कर देंगे तो ये लाइन चला गया, ये हुआ अंडू। कैंसिल का बटन होगा यहाँ पर, ये क्लीन, यही कैंसिल है, ये पूरे साफ हो जाएगा। तो कैंसिल मतलब हो जाता है, मतलब पूरा रिएक्शन ही साफ हो जाएगा, है ना। इसलिए कैंसिल वर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, है ना। क्या इस्तेमाल कीजिएगा? हाँ, अंडू और नलीफाई, है ना। अंडू, अंडू ही इस्तेमाल करना है। यही एक शब्द के लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो भी आप चेंज करोगे उसको ये केमिकल रिएक्शन क्या करेगा? अंडू कर देगा, है ना। जो भी आप चेंज करोगे उस चेंज को ये केमिकल रिएक्शन खुद से ही क्या कर देगा? अंडू कर देगा, कैंसिल कर देगा नहीं। क्या क्या मतलब लिटरल आपको समझ आ रहा है? कैंसिल कर देगा, अंडू कर देगा। जैसे आपने कंसंट्रेशन इसका बढ़ा दिया, कैंसिल का मतलब होता है उसको सीधा घटा देना, तो घटाएगा नहीं ना, ये क्या करेगा? उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा करके, और आपके द्वारा जितना बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन है उसको फिर से बराबर कर देगा। दैट इज अंडू, है ना। हटा नहीं देना है। तो हम लोग इसमें 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 4 टर्म कि कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज करने से क्या होगा, और टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इससे। पढ़े? बढ़े? Now the effect of change of concentration. Effect of change of concentration. कंसंट्रेशन में बदलाव करके क्या होगा? पहला, पहला का पहला देखिएगा, इफ बी increase the pressure, increase the concentration of reactant, इसको तुम लोग पहले भी समझे ना जी, ग्राफ से याद है ना, ग्राफ इसका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते थे, है ना, बीच में आता था और फिर देखा था ना। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? तो बोलेंगे सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, किससे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। चार बातें लिख सकते हैं, वैसे समझने के लिए सब समझ जाएंगेगा। इफ वी increase the concentration of product,
तो अब क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। नहीं करेगा, करेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिएगा तो इधर से रिएक्शन होने लगेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से। क्या हो गया, तीसरा, इफ भी डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा रहा है, यानी अपने आप ही प्रोडक्ट बढ़ जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ने से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। यानी दो बात में ही चार बात छिपा हुआ है, ये बस लिख दे रहे हैं। चौथा, हो गया, चारों बात लिख दिया। वैसे दो बात लिखना, दो बात समझना है अपने मन से, दो बात ही दिमाग में रखना है। ठीक है, बस दो लाइन दिमाग में रखिएगा, ये दोनों तो उसके साथ में अपोजिट वर्ड है, क्या, इस लाइन का अपोजिट। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तब क्या होगा। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हो गया, तो इसी के अपोजिट में वॉल्यूम है, क्यों ना वॉल्यूम साथ में देख लें, देख लिए।
बोलना है ना, बोलो। हम्म। हम्म। लिखे। लिखे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो बताओ ना, चार बात तो इधर लिखा है, और वॉल्यूम की बात करें तो ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा। इंक्रीज द कंसंट्रेशन मतलब ही है डिक्रीज द वॉल्यूम। रिएक्टेंट का वॉल्यूम डिक्रीज कर दें तो दो लाइन उसके लिए लिख देते हैं। दूसरा, दूसरा इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, यानी कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो व्हाट विल हैपन, तो कहेंगे कंसंट्रेशन के ठीक अपोजिट, है ना। है। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन चेंजिंग द वॉल्यूम। द phenomenon occur opposite to concentration term। बात खत्म, है ना। अपोजिट टू कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन में जो बातें हुआ है उसी के अपोजिट चेंज इन वॉल्यूम से हो जाए। चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हो गया। अरे जरिए तो लिखे थे यार, थोड़ा सा तो है। क्या है, नहीं लिखा नहीं पा रहा है क्या।
अगला टर्म तीसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज के लिए पहले समझना दो बात। देखो, रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट प्लस हीट यहां पे लिखा हुआ है ना। ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्टेंट प्लस हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है इसमें? एंडोथर्मिक है। यानी दो तरह का बात हो सकता है, सुनना थोड़ा दिमाग से। हाँ, सुन दिमाग से कैसे सुनेंगे? सुनेगा तो कानी से। हर दिमाग को कंसंट्रेट रखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और नीचे वाले केस में फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो जैसा कि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। सुनो, कहता क्या है कि यदि ऐसे रिएक्शन में आप हीट यानी टेम्परेचर बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब वही साइड करेगा, यानी रिएक्टेंट साइड करेगा या प्रोडक्ट साइड, जिसको हीट चाहिए होगा। बस इतना सा बात दिमाग में रखना है, जिसको हीट चाहिए वही लेगा बढ़ा हुआ टेम्परेचर। इस रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बताओ प्रोडक्ट को हीट चाहिए या रिएक्टेंट को चाहिए? तो प्रोडक्ट हीट लेके क्या करेगा? तो बोलेंगे रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा। प्रोडक्ट हीट लेके रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। जबकि इसमें आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कौन करेगा? बोलेंगे सर रिएक्टेंट करेगा। रिएक्टेंट बढ़े हुए टेम्परेचर से क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। यहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा देगा, यहां पे इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बात खत्म। अपोजिट दो शब्द होता है। और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक ही होगा। बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। इसका बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। केस वन, इफेक्ट ऑन increase of temperature if forward reaction is exothermic, rate of backward reaction
increases. Case 2, effect on increase of temperature if forward reaction is endothermic. The rate of forward reaction increases. क्या हो गया, क्या हो गया भावो? एकदम आराम से लिखो, देखो बैठ जाते। बच्चा सब अभी ठंडा से परेशान है। कोई समस्या है समझने में? इसको अलग से याद करने की जरूरत है क्या? हीट देख लेना है किधर है। जिधर हीट है उधर ही बढ़ा हुआ टेम्परेचर लगेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। थर्मोडायनामिक्स में उसी को डेल्टा एच बराबर माइनस जाता था, रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते थे, है ना? डेल्टा एच है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन का साइन कन्वेंशन था।
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का साइन कन्वेंशन। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, लिख दिए थे सब। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देखो इसको ठीक से समझना थोड़ा, क्या लिख रहे हैं। प्रेशर यदि हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल, जिधर नंबर ऑफ मोल नहीं, रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल समझ रहा होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट को कहते हैं, इंक्रीज हो रहा हो। एक लाइन में और समझाने के लिए समझाएंगे बात, कैसे कैसे हम लोग प्रेशर का बदलाव समझते हैं। देखो एक्चुअली में हमेशा से ऐसे पढ़ना रहता था कि ऐसे एक क्लोज सिस्टम होता है, ऐसे एक क्लोज सिस्टम होता है, नहीं, ऐसे एक क्लोज्ड सिस्टम है और इसी क्लोज सिस्टम में आप यदि PCl5 लिए हैं तो PCl3 + Cl2 बनेगा। ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब बताओ यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, एग्जैक्ट प्रैक्टिकली सोचो कि इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सब मॉलिक्यूल पे ना प्रेशर आपका द्वारा बढ़ेगा, कोई एक मॉलिक्यूल पे बढ़ेगा क्या, सब पे बढ़ जाएगा, नहीं। अब रिएक्टेंट में 1 मोल है तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। यानी पार्शियल प्रेशर किस बात पे डिपेंड कर जाता है, नंबर ऑफ मोल बटा टोटल नंबर ऑफ मोल। तो हम लोग को देखना रहेगा ना कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है कि प्रोडक्ट में ज्यादा नंबर ऑफ मोल है। जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। इधर यदि 2 मोल है तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा 2 मोल के बराबर। इधर 1 मोल है तो प्रेशर 1 ही मोल के बराबर बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ प्रेशर किधर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे सर प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बताओ रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, तो जिधर कम नंबर ऑफ मोल है, यानी लेस नंबर ऑफ मोल के तरफ। दूसरा एग्जाम्पल देखना, दूसरा एग्जाम्पल देखना। पहले वाला उल्टा बोल दिए थे क्या, बढ़ा हुआ प्रेशर किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल कम है उधर जाएगा। आई थिंक कि पहले ज्यादा बोल दिए थे शायद, हाँ। तो कम रहेगा उधर बढ़ा हुआ प्रेशर जाएगा। देखो 1 मिनट समझ ही आ जाएगा। एक एग्जांपल ये देंगे, H2 + I2 2HI। अभी रुकना यार, सब लिखने पे, अभी समझो ना बात को। इसमें हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर प्रेशर बढ़ेगा ज्यादा, बताओ किधर प्रेशर बढ़ेगा ज्यादा। सब चुप, चुप ही ना है सब, नहीं ना बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, क्या रोक रहा है बताने से, हैं? दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल है, तो जो भी प्रेशर बढ़ाएंगे दोनों तरफ बराबर बढ़ेगा।
तो दोनों तरफ यदि बराबर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम का कोई टेंशन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं होगा, बढ़ा हुआ प्रेशर का चेंज इक्विलिब्रियम पे ऑब्जर्व नहीं होगा। तीसरा केस कैसा ले लेंगे, N2 + 3H2 2NH3। बोलो इस पे यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर ज्यादा बढ़ेगा प्रेशर, इधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, किधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट, यहां पे बढ़ा हुआ प्रेशर रिएक्शन को किधर शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट कर देगा। तो देखो यहां पर 3 केस हम एक्चुअली में आपसे बात करते करते बना दिए। केस 1, इफ डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, 2 - 1 +1 होगा, 2 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, यानी पॉजिटिव में आएगा +1 आएगा। तो इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। यानी यदि पूछा जाए कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का, तब क्या कहेंगे आप, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर। तुम लोग तीनों ऐसे नहीं लिखना, एक एक करके नीचे करके लिख देना, है ना। ऐसे नहीं कि बेंच पे लिख के चल जाना, बोला तुमको बताइए थे, कहाँ लिखते, है ना, एक एक करके अलग अलग लिखना। केस 2, इफ डेल्टा एन बराबर 0, डेल्टा एन यदि 0 आया तो बढ़ा हुआ प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज कर पाएगा क्या, प्रेशर कांट इफेक्ट, चेंज इन प्रेशर कांट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। केस नंबर 3, इफ डेल्टा एन बराबर <0, 3 ही बात हो सकता है सारे रिएक्शन में, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होगा। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स राइट, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया बच्चा, कोई बात, ठंडा तो लगेगा, बिहार में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा मौसम का असर ज़्यादा होता है, ऐसा मान के शरीर को बनाइए। हम्म हम्म
कम से कम 20 दिन छुट्टी। हम्म। पढ़िए काहे ले बना भगवान जाने। हमको तो कभी कभी लगता है कि ये बचपन को तंग करने का साजिश किया है बड़ा लोग, पढ़ाई बना करके। ये तो कितना अच्छा लाइफ होता जब पढ़ाई नहीं होता। हाँ? जंगल में रहता नहीं, कुछ न कुछ खाने के लिए तो मिल ही जाता। हम्म। अभिषेक का क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है कि पढ़ैया काहे बनाया है। एक ठो साउंड वाला आवाज आ रहा है अभिषेक, कचरा वाला गाड़ी वाला। ड्राइवर के बगल में यही सब काम मिल जाएगा, इसलिए। लिख दिया। लिख दिया। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या पूछता है, ये सब बताएंगे। और एक इस सब के अलावा भी बातें होती है, और वो बात होती है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब ये कि इसमें इनर्ट गैस मिलाता है, हालांकि कोई मतलब नहीं हुआ इनर्ट गैस मिला करके क्या होगा, कोई मतलब तो नहीं बनता है, लेकिन मिलाता है, पूछता है तुमसे, आईक्यू टेस्ट लेता है कि हम इस रिएक्शन में आर्गन गैस मिला दिए तो रिएक्शन किधर जाएगा, क्रिप्टन गैस मिला दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ जाएगा कि बैकवर्ड बढ़ जाएगा। अब एक केस बताए, जल्दी से जल्दी देखो इसको।
हो गया। पांचवा केस है सुनना, यदि इस रिएक्शन में, हाँ 4 मेन है वो एडिशनल पूछता है, यदि इस रिएक्शन में आर्गन गैस मिला देते हैं, ऐड कर दें, तो आर्गन गैस से इस रिएक्शन को क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कुछ नहीं, क्योंकि आर्गन तो अनरिएक्टिव होता है, वो इसके साथ रिएक्शन में भाग तो क्या करेगा? बोलेंगे हम लोग सर वॉल्यूम छेक लेगा, इसका जगह तो छेकेगा ना, बाकी तो कुछ नहीं करेगा, है ना। और यदि कहता है कि भाई वॉल्यूम भी नहीं छेकेगा, तो आप भी कह के निकल जाना, तो करेगा भी कुछ नहीं। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या बोले? इनर्ट गैस हम ऐड करें, लेकिन यदि वॉल्यूम को बढ़ने घटने ना दें, तो इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि हम वॉल्यूम को छोड़ दें, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, और कहें कि इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दिए, तो अब देखो इनर्ट गैस वॉल्यूम छेकेगा, तो वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। किसका वॉल्यूम ज्यादा छेकेगा? तो जिसका ज्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा छेक लेगा। तो वॉल्यूम ज्यादा छेक लेगा मतलब कंसंट्रेशन घट जाएगा। देखो कहां से कहां बात है, वॉल्यूम ज्यादा छेक लेगा मतलब कंसंट्रेशन उसका घट जाएगा। तो इधर 2 मोल है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा छेकेगा, तो कंसंट्रेशन इसका घटेगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन के बजाय फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, है ना, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। इसके रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स, इसका वॉल्यूम ज्यादा छेकेगा, तो कंसंट्रेशन इसका ज्यादा घट जाएगा। इस केस में दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल बराबर है, तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कुछ नहीं होगा। तो पांचवा पे आइए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो केस 1 और केस 2 करके लिख देंगे इसमें। केस 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at equilibrium does not change the equilibrium of reaction। रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को कोई चेंज नहीं करेगा। केस 2 at constant volume addition of inert gas at equilibrium does not change the equilibrium of reaction। समझ गए ना? केस नंबर 2, inert gas occupy the volume of reactant or product in closed vessel। तो 3 केस होता है इसमें। अरे पहले सुन लेगा, डेल्टा एन बराबर 0, नहीं तो फिर से वो कंटेनर बना देंगे। कंटेनर बनाने का जरूरत अब नहीं है, तीनों केस दिख गया कंटेनर बना के। डेल्टा एन 0, तो इक्विलिब्रियम कांट इफेक्टेड,
can't affected by addition of इनर्ट गैस। क्या ठीक लिखे? हम क्या कॉन्सेप्ट दिए आपको? बोले कि इनर्ट गैस सिर्फ कंटेनर में जाके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम छेक लेगा। जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा छेकेगा। वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई कर जाने का मतलब है कंसंट्रेशन उसी का घट जाएगा। बस इतना पर दिमाग रखोगे, याद नहीं करना पड़ेगा। बी में डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सी में डेल्टा एन लेस देन 0, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। एक बार यहां चेक कर लो, इधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो आर्गन इसमें ऐड कर दिए हम, तो आर्गन 4 मोल के तरफ 4 मोल के बराबर वॉल्यूम छेकेगा, 2 मोल के तरफ 2 मोल के बराबर का वॉल्यूम छेकेगा। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा छेक लिया तो कंसंट्रेशन इसका घट गया। वॉल्यूम ज्यादा तो कंसंट्रेशन इसका घट गया, तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा, तब ना जाकर करके कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दैट इज लेफ्ट में जाएगा रिएक्शन, प्रेशर से जो हो रहा था उसके अपोजिट में। ठीक है। एक लाइन रटने वाला यदि पढ़ाएं तुमको कि बाबू हम, तुम यदि सोचो कि हम रट ये लेंगे, इतना से मतलब नहीं, तो सुनो क्या रटना है। प्रेशर में नोट में लिख देते हैं अभी। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स दो साइड व्हिच अकर्स विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। एक लाइन सब दिन याद रहेगा यदि याद करते हो। दूसरा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस शिफ्ट द रिएक्शन दैट साइड व्हिच अकर्स विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। दो लाइन, दोनों टर्म हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं होगा, लिख दो। अब लिख दो। कोई बात?
लिख दिया। 2 लाइन नोट में भी लिखना है। और इसके साथ केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है। दो बात नोट में बताना, तुम ही लोग नोट वाला बात क्या लिखेंगे। बढ़ रहे हैं नोट वाला बात। नोट 1, इंक्रीज इन प्रेशर, increase of pressure shift the equilibrium towards those direction which occurs with decrease in number of mole। सीधा ज्यादा फोटो फोटो नहीं बनाना है। तब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस shift the equilibrium towards those direction which occurs with increase in number of mole। 2 लाइन नोट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तीसरा लाइन व्हेन डेल्टा भी बराबर 0, व्हेन डेल्टा एन बराबर 0, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नो इफेक्ट। यही ना, इंक्रीज ऑफ प्रेशर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। और चौथा बात भी लिख दें क्या, व्हेन डेल्टा भी बराबर 0, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये तिवारी जी देखो ना, इधर तुम्हारे लिए लिखे, तुम अलग ही दुनिया में। ठंडा लगने वाला दुनिया बना लिया है, ठंडा लगा रहा है। हाँ, ध्यान रखना, तुम्हारे कहने 2 दिन के बजाय 6 दिन 8 दिन हम छोड़ दिए, लेकिन अब पढ़ ही लिया जाए। अच्छा, हाँ, तो कितना अच्छा तो लिखता है जी। तुम थोड़ा दिमाग लगाना के सुनना शुरू कर दो बस। सब बच्चे का राइटिंग अच्छा है। हाँ तिवारी, तुम्हारा भी ठीक है। हाँ,
वेरी गुड। अब इसको क्वेश्चन के तरफ लेके जाएंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। और हम अभी अभी बताने वाले हैं आपको कि इक्विलिब्रियम चैप्टर कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट ही है। हो गया ना? नहीं? अच्छा, सेकंड है अभी, लिख लो आराम ही से। बाकी टेम्परेचर वाला और कंसंट्रेशन वाला दो ठो रह गया, बाकी तो यहीं पर सब लिख दिए। ये सब बातों का जगह शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। हालांकि हम कहेंगे कि वो जो फेनोमेनल हम लोग समझे हैं बात को, उससे कहीं ना कहीं दिमाग को कनेक्ट कर लेना, नहीं तो डिक्रीज और इंक्रीज होने में बहुत समय नहीं लगता है ना? वो मेमोरी है ना, यादाश्त, और यादाश्त आज से नहीं बहुत पहले से बदनाम है ना? यादाश्त तो खोने के लिए ही होता है, और समझ यदि जाए नहीं, जैसे कि हम झूठ नहीं बोले, यादाश्त खत्म होने के लिए ही होता है। अब दूसरा क्लास में कितना तुम्हारा दोस्त था, कितना बच्चा का नाम याद है? हालांकि 60 बच्चा थे क्लास में तो 60 साथे से खेलते थे, लेकिन अभी 2 4 5 का नाम याद होगा। ये सब नहीं भुलाता है नहीं। इसी में ना लिखते हैं जी। देखो, ये नए वाले बुक में एक ट्रेन एनालिसिस भी है इक्विलिब्रियम का, नीट का है, मेडिकल का क्वेश्चन बैंक का। और ये देखिए आप 2025 में एक पूरे इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन है। अब कम तो नहीं है, 2 डिफिकल्ट लेवल में डाला है, एक एवरेज में। 2024 में भी देखिए 3 है, और तीनों क्वेश्चन जहां तक अभी तक पढ़े हैं उतना ही तक में, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक्स है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब 2 या 3 क्वेश्चन के लिए हम लोग एवरेज मान के चलें, 2 तो आ ही रहा है ना? तो 45 में 2 क्वेश्चन है, कम तो नहीं है। इसको हम लोग देखे हैं पहले भी, आप लोग बनाए होंगे। अभी हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना? ये भेज भी देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम 28 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए 8वां टॉपिक था चैप्टर का, तो हम लोग पढ़ ही रहे होंगे, 8वां टॉपिक तो होगा ही। हाइयर यील्ड ऑफ एनओ, देखो सवाल का एकदम पूछने का तरीका, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं पूछता। लेकिन क्या पूछता, देखिएगा, क्वेश्चन समझना जरूरी था। यदि फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं पूछता, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं पूछता, तो क्या पूछता है? देखिए, हाइयर यील्ड ऑफ एनओ, तो एनओ का हाइयर यील्ड, एनओ क्या है इसमें? प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का हाइयर यील्ड होना मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ही ना बढ़ने के लिए कह रहा है। कौन से इफेक्ट होगा? कैन बी ऑब्टेन्ड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, हाइयर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा एनओ बनेगा कि
हाईयर टेम्परेचर पे ज़्यादा NO बनेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पे बनेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे बनेगा। हायर यील्ड NO का कैसे मिलेगा, ये पूछ रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन कैसा है, जरा पेज पलटो, अभी पढ़े ही हो कैसे उसको यहां पे लगाना है। रिएक्शन यदि इंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है NO का अमाउंट बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन से ही तो NO बन रहा है। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हाईयर टेम्परेचर। बस इतना ही सब बात है। क्या, हाँ वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इससे नहीं होगा ना, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। अरे ये नीचे वाला भी है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो, तब सही है, तो ए भी होगा। आगे पढ़ो लोअर टेम्परेचर, तब नहीं होगा, लोअर टेम्परेचर तो होना नहीं है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ठीक ही है, तो ए भी होगा और सी भी होगा। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट तो अमूमन बढ़ेगा ही। द आंसर इज ACD। बढ़े, समझ आ गई बात। लिख भी लो रे, ऐसे तुम लोग खाली देखते हो तो सिनेमा भी जैसा देख लेते हो ना कि हाँ ठीक है कह रहा था। ये पढ़ाई ऑनलाइन में नहीं सफल हो पा रहा है, इसका एक ही रिवीजन के लिए तो सही है, पूरे का पूरा बात नहीं हो पाता है। कलम कॉपी लेके बैठता नहीं है, सब सुनने बैठता है, सुन के क्या कहेगा आदमी, ठीक है था। वो कितना दिन याद रहेगा। हाँ ठीक पढ़ाया था, ठीक, अच्छा लग रहा था। हाँ, ऐसे ही चल रहा है। अब बात रहा है कि कंसंट्रेशन सुन लेगा, तो 2-2.5 घंटा का सिनेमा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, जिसमें गाना भी है एक्शन भी है ना, तो फिर पढ़ने वाला में कैसे दिमाग लगेगा। वो रिवीजन के लिए ठीक है कि हाँ ऐसा था, ये कुछ अलग बोल के समझा रहा है तो उसको ग्रैस्प कर लें, बस इसी के लिए। चलिए दूसरा सवाल। सब क्वेश्चन इसमें ऐसे रहता है कि रिएक्टेंट कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा, सीधा सीधा आपको फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा कि रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगा, एक आध गो में रहेगा। अरे तो 2025 ही में आया है, तो एकदम ताजा क्वेश्चन था, इसी साल का था, एकदम फ्रेश। और ये कौन पुराना है, 2024 में आया है। बढ़े, लिखो, दूसरा भी लिखना ही है। सबसे ज्यादा बार यही रिएक्शन आया होगा, अमोनिया वाला। हो गया ना, इसीलिए डर रहे थे ना। तुम्हारा ही नजर लगा हुआ तिवारी, देखो कैंसिल करते हैं तो अंडू, अंडू करते हैं तो कैंसिल हो जा रहा है। हम अंडू किए थे एक्चुअली में, हो गया कैंसिल। लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा H बराबर -Q लिखा है, देखो ये 30 नंबर भी अमोनिया वाला ही है,
ज्यादातर रिएक्शन ये आता है अमोनिया वाला। एक के बार में दोनों सॉल्व कर लेंगे। दिखाई तो दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ तुम लोग दिखाई देगा। क्या करेंगे बताओ? फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कह ही रहा है जो हम लोग को चाहिए था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज ऑफ कैटलिस्ट। सुन लीजिएगा, कैटलिस्ट जब भी ऐसे केमिकल रिएक्शन में लिखे वो आपको फंसाने के लिए। कैटलिस्ट एक इक्विलिब्रियम को कुछ नहीं करता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम अटैक करने का टाइम कम कर देता है ना। वो जितना बदलाव फॉरवर्ड रिएक्शन को करेगा उतना ही बदलाव बैकवर्ड रिएक्शन को भी करेगा। इसलिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन नहीं बढ़ना घटना है। आधे घंटे में रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया, वो आधे घंटे के बजाय 20 मिनट में आ गया। ये काम है कैटलिस्ट का। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन घटा दीजिएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे बढ़ेगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ेगा ना। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, अब यहां देखिए ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी प्लस हीट इधर है। ऐसे करके लिखे ना, इतना कर लेना अपने से। टेम्परेचर हाई करने से तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। लो टेम्परेचर इज द फेनोमेनन, लो टेम्परेचर से अमोनिया बनेगा। हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ अमोनिया एब्जॉर्ब करेगा, और अमोनिया एब्जॉर्ब कर गया तो टूट जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाई टेम्परेचर तो होना ही नहीं है, तो आप मिला लो। हाई प्रेशर वाला एक लाइन देखे थे, प्रेशर इंक्रीज करते तो उधर रिएक्शन शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम है। तो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। 3 कंडीशन दिया है। यहां भी वही बतवा होगा, सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर काटेंगे तो कट ही जाएगा यार। अब नहीं कटेगा, उसका नजर उतर गया। ये देखो 2014, बताइए कितना पुराना। 14 के बाद 24 में सेम सवाल आया। यहां भी कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? कैसे फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगा? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, अभी तुम देखे थे हम लोग। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, बताओ दी तो बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा। डिक्रीजिंग द प्रेशर, तो बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर इज द आंसर। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो घट जाएगा तो उधर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, सेम ऑप्शन वही वाला था, सेम क्वेश्चन, तो रिपीट मार दिया क्या? For a given exothermic reaction Kp, Kp dash equilibrium constant T1, T2, assuming the heat of reaction constant, the temperature range between T1 and T2. It is readily observed that, पिछले दिन पढ़ा है T1 और T2 टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है ना, वहां पर Kc रख दो या Kp रख दो, एक ही बात है। दिक्कत क्या है? कल एक इक्वेशन पढ़ा था, याद है? क्या था वो? उसी पर रख देना है। क्या था वो? लॉग बड़ा रहता है तो बेहतर ही है। लॉग क्या था हम बता दें आपको, Kp1 बाई Kp2, Kc1 Kc2 के जगह पर कहे थे कुछ भी रख सकते हो। क्या था फॉर्मूला, आगे बोलो। डेल्टा H0 बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस
1 माइनस टी। देखो फिर से देखो, पलट के देखो। KP 1/2 लिख दिए, ये बात है। 2/1 कर दो इसको। अब सही है ना? तो एक वो KP है और एक तो KP डैश है। T1 टेम्परेचर पे KP है, KP डैश T2 टेम्परेचर पे रख देना। लिख रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H नेगेटिव ले लेना। Assuming that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is radially observed that KP बढ़ाएगा कि K2 बढ़ाएगा, ये यहां से निकल जाएगा, है ना? करके देखना। अगला रिएक्शन क्या कहता है? Which of following statement is not true? रहने दो। 33 नंबर देखो, एक ही बात है। 33 नंबर देखो, देखते रहो। 33, 34, 35 जल्दी से देखो। तिवारी जी का प्रेशर बन रहा है। एक तो बढ़िया सवाल था, इसमें बताना था। खैर कभी न कभी बता ही देंगे। टेस्ट भी होगा ही संडे को इसी का। ठंडा तो है भाई, इसमें आपसे सहमत हैं हम। आप आ जा रहे हैं, यही मतलब थैंकफुल कंडीशन है। जल्दी से इसको बताओ। क्या करोगे? ये आंसर बताओ, और क्या करोगे? क्या कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या? फॉर द रिएक्शन BaO2 सॉलिड है, चलिए ठीक है, BaO सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो बस बात तो सीधा है, ऑक्सीजन पे सब कुछ डिपेंड करेगा, बाकी सॉलिड है। डेल्टा H पॉजिटिव इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्रेशर ऑफ O2 इज डिपेंडेंट ऑन। अच्छा, क्वेश्चन में बदल दिया है, तो ठीक ही है ना बाबू? तुम लोग एकदम बता सकते हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। ठंडे में दिमाग ही तो एगो काम करता है। डेल्टा H पॉजिटिव है, सॉलिड सॉलिड, तो बताओ KP क्या लिखोगे इस क्वेश्चन का? प्रेशर ऑफ O2 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिपेंडेंट फ्रॉम KP। KP डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, बात खत्म। दैट इज टेम्परेचर, और कुछ नहीं, और कुछ सोचने की क्या जरूरत है? क्या कैसे कैसे समझे? समझे? ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम KP केवल प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा था ऑक्सीजन का प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन, तो प्रेशर ऑन ऑक्सीजन डिपेंड ऑन KP, और KP डिपेंड ऑन ऐसे भी प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी कुछ दिया हुआ उस पर डिपेंड करने वाला नहीं। 2 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या लिख दिया है इतना लंबा चौड़ा? जब आप लॉन्च नहीं हुए थे तबे का क्वेश्चन है, 1997। अरे रुको ना, 1 मिनट हो जाएगा, इस सब में कुछ है। हाँ, ये सब पुराना है। ये देखो और पुराना है, 96। ये वाला तो तुरंत बना दोगे तुम लोग। 500-700 केल्विन पे KP1 KP2, समझ रहे हो? भारी सवाल आता था। अभी तो देखो कितना अच्छा आ गया कि किसका बढ़ा देंगे घटा देंगे, इसमें लोगो लगेगा, 500-700 रखना भी पड़ेगा, ये सब बात से समझना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अभी देखो ये एक स्टेप ने 2 स्टेप में रिएक्शन है,
रेस्पेक्टिवली, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 कैसे फेवर होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो बताओ A2 + B2 3C, पहले ये बता लो ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। पहले बता लो, बढ़िया क्वेश्चन तो है। A2 + B2 = 3C। आ जाओ जल्दी से लिख दें। A2 + B2 = 3C। बताओ कौन सा प्रेशर लगेगा, प्रेशर कैसा लगेगा? अरे हाई प्रेशर कैसे लगेगा? 1 मोल 2 मोल 3 मोल है, तो लो करेंगे तब ना फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेंगे, है ना। लो प्रेशर, लो प्रेशर कहाँ है? खोज दो खोज दो खोज दो, सी में और डी में आ रहा है लो प्रेशर। ठीक है, बोलो रिएक्शन कैसा लिखा था? टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। तो खत्म कहानी, ऑप्शन इज डी। समझा? लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, कहानी खत्म, बाकी सही है होगा। जब यहीं पे फंस गया ऑप्शन तब हो गया बात की खत्म। 3C से D है तो हाई प्रेशर लगेगा ही। क्वेश्चन में बना लीजिएगा, है ना। अगला दिन आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन भेज देंगे ना 2:30 बजे से।